नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने, विलय के बाद खाली विद्यालयों में बाल वाटिका और खोलने समेत 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट में पंचायती राज और स्थानीय निकायों को वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, बाराबंकी और मथुरा में निजी विश्वविद्यालय खोलने और सीएचई रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कारागार में बंद कैदियों को खाने के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति के लिए नई नीति और शहरी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होर्डिंग लगाने का ठेका 15 साल तक देने के लिए नगर निगम अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ अहम बैठक भी की और वहीं आज की इन दोनों बैठकों में सीएम अपने हाल के मंडलीय दौरों में मिले फीडबैक को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं अफसरों की कार्यशैली को लेकर मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सीएम की यह बैठक अति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें बाढ़ और राहत कार्यों की स्थिति की जानकारी के अलावा अफसरशाही के बारे में भी फीडबैक लेंगे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की सभी महिलाओं को 8 से 10 अगस्त तक यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को एक साथ कई सौगातें दी हैं। उन्होंने शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में तैयार किए गए स्पंज सरोवर और देश के सबसे बड़े वेस्ट म्यूजियम का भव्य उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली रोड स्थित आवास विकास फेज नंबर 2 में 17 करोड़ रुपए की लागत में विकसित स्पंदन सरोवर का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां आयोजित म्यूजिकल लेजर शो को भी देखा, जिसमें सतयुग में लेकर कलयुग और कल की अवतार तक की कथा को प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम द्वारा 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार वेस्ट म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। यह देश का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो पूरी तरह कूड़े पर केंद्रित है। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच डबल इंजन की सरकार ने दिया है और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है ये पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज निकांत जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। निकांत जैन रिश्वतखोरी के मामले में निलंबित किए गए आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश का करीबी है। निकांत जैन के लखनऊ, मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। टीम ने लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खंड स्थित ठिकानों पर रेड मारी है और निकांत आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश का करीबी है, जो कि निवेशकों से रिश्वत लेता था। इसी मामले में आईएएस का निलंबित किया गया था और
निकांत जैन को पहले ही एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 लाख रुपए का शातिर अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह निवासी धनबाद झारखंड को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अपराधी के कब्जे से पुलिस को एक AK-47 सहित भारी मात्रा में कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। घेराबंदी के दौरान अपराधी ने पुलिस पर AK-47 से हमला कर दिया, जिसमें STF टीम बाल बाल बच गई। जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश का मार गिराया गया और STF यूनिट प्रयागराज के 3 कर्मचारी अधिकारी JP राय, प्रभंजन और रोहित सिंह AK-47 के हमले में बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में STF ने बदमाश को गोली मार दी और घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारा गया बदमाश कई मामलों में वांछित था और उसके ऊपर पुलिस ने 4 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने AK-47 9mm पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस का खोखे के साथ एक बाइक भी बरामद किया है। बिहार और झारखंड से जुड़ा यह अपराधी कई संगीन मामलों में वांछित था। यह अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़ा था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। छांगुर बाबा केस में नया खुलासा हुआ है। संरक्षण देने वाले अफसरों के नाम उजागर हुए हैं। तत्कालीन डीएम की रिपोर्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका का जिक्र किया गया है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को संरक्षण देने वालों को फेरिस्त अब ATS के हाथ में लगी है। जांच में बलरामपुर जिले में तैनात रहे 5 अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। इनमें 2 दूसरी जगह जा चुके हैं, जबकि 2 अभी सेवा में है और 1 कर्मचारी को ATS गिरफ्तार कर चुकी है। तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद सिंह की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में भी स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ATS ने इन 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल में दर्ज मुकदमों, भूमि विवादों से जुड़े दस्तावेज और छांगुर के नेटवर्क से जुड़े लोगों को मिली शासकीय सुविधाओं की पड़ताल शुरू कर दी है। कई फाइलें बलरामपुर से लखनऊ मंगाई गई हैं। ATS को जांच में पता चला कि छांगुर को लगातार कानूनी राहत दिलाने में इन अधिकारियों की भूमिका अहम रही है। 2 अधिकारियों की संपत्तियों की समीक्षा की जा रही है और उनकी आय से अधिक बताई जा रही है और इसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। सीतापुर के मोहली निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शूटरों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में मारे गए शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक सीतापुर के मोहली निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित 1 लाख रुपए के इनाम में बदमाश संजय तिवारी और राजू तिवारी की बृहस्पतिवार सुबह पिसावा में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मुठभेड़ में दोनों शूटर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शूटरों के मारे जाने के बाद राघवेंद्र के परिवार से भी प्रतिक्रिया आई है। राघवेंद्र की पत्नी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पिसावा मोहली मार्ग पर पुलिस और STF की संयुक्त टीम कॉम्बिंग कर रही थी और इसी दौरान शूटर संजय तिवारी और राजू तिवारी बाइक से जा रहे थे। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दिया। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की। दोनों शूटरों को मुठभेड़ में गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि दोनों वांछित थे। शूटरों की पहचान संजय तिवारी और उर्फ अकील खान और राजू तिवारी उर्फ रिजवान के रूप में हुई है। दोनों मिश्रित के अटवा निवासी हैं। इन पर हत्या का प्रयास, हत्या और अन्य कई गंभीर मामले दर्ज थे। बता दें कि इसी वर्ष 8 मार्च को राघवेंद्र की हेमपुर ओवरब्रिज पर करीब दोपहर 3 बजे 2 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, आज 7 अगस्त को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामिया, जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और STF की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अकील खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है। इनको PHC पिसावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है।
आगरा के शाह मार्केट हरिपर्वत के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब डेयरी व्यवसायी और भाजपा नेता सुमित दिवाकर को गोली मार दी गई। गोली उनके कान के पास से छूकर निकल गई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना से अफरा तफरी मच गई। हमलावर बाइक पर बैठकर भाग निकला। घायल भाजपा नेता को परिचित थाना हरिपर्वत लेकर आया और बाद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। सुमित दिवाकर भाजपा महानगर के कार्य निर्माण विभाग के संयोजक हैं। नेता के साथ मौजूद उनके दोस्त ने बताया कि शाह मार्केट क्षेत्र के रहने वाले सोहेल नामक युवक ने यह हमला किया है। पूर्व में उसके विवाद हुआ था और इस पर थाना हरिपर्वत में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई की थी। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि हमले का आरोप सोहेल नामक युवक पर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम को लगा दिया गया है। देखिए, जानकारी 11:30 बजे के आसपास के बता रहे हैं। शाह मार्केट में एक सुमित दिवाकर जी हैं, इनके ऊपर गोली चलाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस यहाँ पहुंची, एसीपी एडीसीपी सिटी सब यहाँ पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये है कि गोली इनके कान को छू के निकल गई और इनको तत्काल अस्पताल में लाया गया है। इनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनके लिए टीमें निकाल दी गई हैं और तत्काल उनकी अरेस्टिंग करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के गांव नंगला सियरे के समीप जयपुर बरेली बाईपास पर भीषण हादसा हो गया। यहां ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। उस ट्रैक्टर ट्रॉली में कावड़िए सवार थे और हादसे में 3 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी रामघाट से डाक कावड़ लेकर जिन ट्रैक्टर ट्रॉली से जयपुर बरेली बाईपास पर होकर जा रहे थे। बताया गया कि मथुरा की ओर से एक सीमेंट से भरा ट्रक बरेली की ओर जा रहा था और अचानक चालक को झपकी लगने से ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया और हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं भीम, भूपेंद्र और बबली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली हाईवे पर जो थाना अंतर्गत जमुनापार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में भिड़ंत हुई है। ये संभवतः ट्रक के टायर फटने के कारण ट्रक द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी गई है, जिसमें कि बयाना भरतपुर के रहने वाले 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई है और एक घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये लोग सोरो से जल लेकर वापस भरतपुर जा रहे थे। इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आगरा में चंबल थमी तो अब यमुना उफान पर आ गई है। वाटर वर्क्स पर यमुना खतरे के निशान पर से 2.5 फीट पर है और पिछले 24 घंटे में जलस्तर 2.5 फीट बढ़ने से यमुना 492.5 फीट पर बह रही है। चेतावनी बिंदु का स्तर 495 और खतरे का लाल निशान 499 फीट पर है। पहाड़ों पर बारिश से यमुना पर बने बैराज लबालब हैं। पानी का दबाव बढ़ रहा है। कल भी गोकुल बैराज से 21,000 क्यूसेक पानी आगरा की तरफ यमुना में छोड़ा गया और लगातार हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना उफान पर आ गई है। और वहीं उफान से तटवर्ती इलाकों में अफरात भरी है और एतमादुल्ला स्मारक पर लगे मछली के निशान से यमुना 2 फीट दूर है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ चौकियां बन चुकी हैं। लगातार बढ़ रही यमुना नदी से तटवर्ती 35 गांवों के लोगों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। गांव के लोगों को नदी क्षेत्र में न जाने के लिए हिदायत दी गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।